दोस्तों नमस्कार। ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में तमाम एग्जिट पोल्स में जीत के बाद जब एग्जैक्ट पोल नतीजे आए तो कांग्रेस धड़ाम हो गई और करीब 57 साल के बाद बीजेपी एक बार वो करिश्मा दोहरा रही, यानी हरियाणा में दो सरकारें लगातार देने के बाद तीसरी बार यानी जीत की हैट्रिक हरियाणा में बीजेपी ने लगा दी है। क्या है इसके सियासी मायने, खास तौर पर उत्तराखंड के लिए जहां केदारनाथ में उपचुनाव होना है ठीक लोकसभा चुनाव के बाद हुए दो उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन अब जब हरियाणा में किस तरह से बीजेपी ने वापसी की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5-5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस में बंट गई थी। इसे बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना गया था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। अब जिस अंदाज में हरियाणा में बीजेपी ने वापसी की, बहुत बड़ा संदेश देती है। खास तौर पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर वहां चल रही है और उनके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से वहां सरकार बनाएगी, और बीजेपी जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को करीब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हटाती है लोकसभा चुनाव से पहले, और ये कहा जा रहा था कि नायब सिंह सैनी उस तरह का जादू क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में जवान, नौजवान, खिलाड़ी, पहलवान, किसान सब कुछ बताया जा रहा था, लेकिन जिस अंदाज में हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का नैरेटिव बीजेपी पिछले 10 साल से बनाती आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में भी वो नैरेटिव कामयाब रहा। क्योंकि बीजेपी के जितने भी गढ़ थे, चाहे जीटी रोड के इलाके की बात की जाए, चाहे अहिरवाल के क्षेत्र की बात की जाए, चाहे फरीदाबाद, गुरुग्राम और तमाम उन क्षेत्रों की बात की जाए जहां 10 साल से बीजेपी को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है, वहां एक बार फिर बीजेपी को वोट खूब मिला। और जाटलैंड के कई एरियाज में भी बीजेपी ने सेंधमारी करते हुए सबको चुकाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर हरियाणा में सबसे बड़ा दलित चेहरा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में जो अदावत दिखाई दे रही थी, कैंपेन से वो पीछे हट रही थी, क्या उसने कांग्रेस को डैमेज किया? क्योंकि ये हरियाणा के नतीजे देखते हुए मुझे 2022 के उत्तराखंड के चुनाव नतीजों से पहले की तस्वीर दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस वक्त हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो हरीश रावत के बेहद करीबी लोग थे उनमें यही चर्चा चल रही थी कि रावत जी किन किन को अपनी कैबिनेट में, संभावित कैबिनेट में शामिल करेंगे। हरक सिंह रावत को, ऐसी चर्चा कांग्रेसी कॉरिडोर्स में रहती थी कि हरक सिंह रावत को हरीश रावत ने इसीलिए चुनाव नहीं लड़ने दिया कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तो उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाएगी और कहीं 2016 को, यानी 18 मार्च 2016 को दोहराने की फिर कहानी देखने को ना मिले, इसलिए उनकी पुत्र वधू को चुनाव लड़ाया जाता है। हरक सिंह रावत को चुनावी लड़ाई से बाहर रखा जाता है। ये पहली बार हुआ था 1991 के बाद कि हरक सिंह रावत इस तरह से चुनावी लड़ाई से बाहर हुए थे। लेकिन बाद में किस तरह से हरीश रावत और कांग्रेस के अरमानों पर जब नतीजे आते हैं तो पानी फिर जाता है, वैसा ही कुछ हरियाणा में देखने को मिला। क्योंकि जिस अंदाज में कहा जा रहा था कि 90 विधानसभा सीट हरियाणा में, उनमें से 72 सीटों के आसपास सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी है, कुमारी शैलजा को 8-7 सीटें मिली हैं। इस तरह की तस्वीर वहां पेश की जा रही थी कि सब कुछ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं वही हो पा रहा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हीं की कैबिनेट, उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन जनता के जहन में कुछ और चल रहा था और लोकसभा चुनाव में 5 सीट खोने के बाद बीजेपी वहां वापसी करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में इस हरियाणा के मैंडेट का मैसेज क्या है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हरियाणा में कई विधानसभा क्षेत्रों में कैंपेन करने के लिए जाते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर जिन क्षेत्रों में वो कैंपेन करने के लिए जाते हैं वहां बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश से ये मैसेज निकल के आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा में जहां जहां कैंपेन करने के लिए गए, अधिकतर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो उत्तराखंड से भी ये मैसेज निकलते हुए आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड जहां जा गए वहां भी अधिकतर सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। हरियाणा में जब कैंपेन चल रही थी तो हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस अंदाज में हरियाणा में ताकत नहीं झोंक रहे हैं जिस अंदाज में वो विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकते हुए पिछले 10 साल में हमने देखा है। 4 के आसपास बमुश्किल 4 चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ये अपने आप में बहुत सारी अटकलों को जन्म दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हरियाणा के वोटर्स के जहन में क्या चल रहा था, या कुछ जानकारों ने यह भी कहा कि हरियाणा के वोटर्स ने, खासतौर पर नॉन जाट ओबीसी वोटर्स ने, जाट सरकार, जाट मुख्यमंत्री का जो कांग्रेसी नैरेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा था
उसको सिरे से नकार दिया है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि उत्तराखंड में इसका इम्पैक्ट क्या देखा जा सकता है पॉलिटिकल लिहाज से, क्योंकि हमने देखा कि करतार सिंह भड़ाना मंगलौर में चुनाव हार जाते हैं बीजेपी के सिंबल पर, और बद्रीनाथ में जिस अंदाज में राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। हालांकि अलग बात है, करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के सिंबल पे मंगलौर में चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उनके बेटे समाल का जो उनकी पुरानी विधानसभा है वहां से मनमोहन भड़ाना उनके बेटे वो चुनाव जीत गए। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए केदारनाथ उपचुनाव की, तो अब केदारनाथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। और जिस अंदाज में बीजेपी 240 पर लोकसभा चुनाव में अटक गई थी, कहां 370 पार के दावे थे, वो बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए था। कार्यकर्ताओं में निराशा थी, मायूसी थी। और उत्तराखंड में जिस अंदाज में पांचों लोकसभा सीट जीतने के बाद बद्रीनाथ और मंगलौर की हार हो गई थी, उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मोराल बहुत डाउन थे। लेकिन हरियाणा की इस जीत ने उत्तराखंड के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में नया जोश भरेगी। ये जीत इस तरह दिखाई दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो हरियाणा के जम्मू कश्मीर के नतीजों से पहले ही केदारनाथ जाकर के रुद्रप्रयाग जिले में पहुंच करके एक तरह से चुनावी बिगल फूंक चुके हैं। उन्होंने सीधे ऐलान कर दिया है कि जब तक केदारनाथ के जनता को उनका अपना स्थानीय विधायक नहीं मिल जाता है, तब तक वो केदारनाथ के विधायक के नाते भी सारा कामकाज देखेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ उपचुनाव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कितना अहमियत रखता है। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह से इमोशनल कनेक्ट बनाने की केदारनाथ के वोटर के साथ कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा की बड़ी जीत के बाद, जीत की हैट्रिक के बाद, अब उत्तराखंड में बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत केदारनाथ उपचुनाव में झोंकने वाली है। वो बद्रीनाथ और मंगलौर की हार से उबर चुकी है। उसने हरियाणा में बड़ी जीत का स्वाद चख लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के लिए मैसेज क्या है, क्योंकि हमने देखा कि हरीश रावत ने जिस अंदाज में एडमेंटली 2022 में टिकटें बांटी और रामनगर लालकुआ का झगड़ा भी रंजीत रावत के साथ हुआ, उसके बाद हमने देखा कि हरियाणा में 2024 में भी उसी तरह की गलती फिर कांग्रेस दोहराती है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंदाज में टिकट बांटते हैं, पूरा कैंपेन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही, उन्हीं के कंधों पर ही आगे बढ़ता है। तो क्या समझा जाए कि अब जब केदारनाथ का उपचुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उतरेगी, तो क्या वो बद्रीनाथ और मंगलौर की जीत से गदगद होकर के वहां चुनाव लड़ेगी, या जो हमने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस को गुटबाजी ने कितना बड़ा डैमेज पहुंचाया है, उस डैमेज का आकलन करते हुए जो दिखाई दे रहा है कि करण महाराज इस अंदाज में चाहते हैं कि केदारनाथ में मनोज रावत की बजाय कोई ऐसे चेहरे को लड़ाया जाए जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हो। और जिस तरह हमने देखा कि गणेश गोदियाल की कोशिश है कि जिस तरह काजी निजामुद्दीन को मंगलौर में लड़ाया गया था, उसी अंदाज में पूर्व विधायक होने के नाते मनोज रावत को ही केदारनाथ में उतारा जाए। तो क्या कांग्रेस के जो गुटबाज नेता हैं वो हालात को समझेंगे? हरियाणा में किस तरह से तमाम कांग्रेस ये मान रहे थे कि उनकी सरकार बड़े बहुमत के साथ आ रही है। हमने देखा कि तमाम एग्जिट पोल, एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं था जिसने हरियाणा में कांग्रेस की बड़े बहुमत की सरकार बनते हुए नहीं दिखाई हो, लेकिन सब कुछ धड़ाम धराशायी हो गया है। और उसके पीछे बड़ी वजह कांग्रेस में हुड्डा की जिस तरह की दबंगई दिखाई दी है और जिस तरह की गुटबाजी शैलजा वर्सेस हुड्डा दिखाई दी है, उसने कांग्रेस को बड़ा डैमेज किया है। तो क्या समझ जाए कि केदारनाथ में करण मारा वर्सेस गणेश गोदियाल या हरीश रावत वर्सेस हरक सिंह रावत, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी कांग्रेस के भीतर, या फिर हरियाणा की हार से सबक लेकर के केदारनाथ में कांग्रेसी नेता ताल ठोकते नजर आएंगे? और दूसरी तरफ जिस अंदाज में बीजेपी को बड़ी ताकत मिली है हरियाणा की इस मैंडेट से, वो केदारनाथ में किस अंदाज में चुनाव लड़े? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी घबराई हुई नजर आ रही थी बद्रीनाथ मंगलौर उपचुनाव की हार के बाद, और 5-5 मंत्रियों को वहां झोंका जाता है, संगठन के दिग्गजों को झोंका जाता है। और फिर खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब तक केदारनाथ को विधायक नहीं मिल जाता, केदारनाथ के वही विधायक के तौर पर काम करेंगे। यानी बहुत बड़ा संदेश हरियाणा के चुनाव नतीजे आया है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब चुनाव आयोग जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के साथ साथ उत्तराखंड की एक विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तब किस अंदाज में बदली हुई रणनीति के साथ, राजनीति के साथ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला केदारनाथ में दिखाई देता है। धनुंजय के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।